हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं आखिरी चट्टान, ये क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का है। हिंदी का चैप्टर है 27वां 27 चैप्टर है आखिरी चट्टान। ये जो चैप्टर है, ये जो लेख है वेदांत है, ये जो है मोहन राकेश द्वारा चरित्र है। इन्होंने मोहन राकेश ने बताया है कि आखिरी जो चट्टान है उसका क्या अर्थ है। आप जानते ही होंगे कि लोग जो है आज घूमने में, रोमांच करने में बहुत ही विश्वास रखते हैं। इसी विषय पर जो है मोहन राकेश जी बहुत ही जो है ममता पूर्वक जो है पहाड़ी क्षेत्रों का वर्णन करते हैं और वहाँ का दृश्य के जो बारे में बताते हैं, उसके विषय में इसमें बताया गया है। लेकिन आखिरी चट्टान में और कुछ क्या है और इसमें क्या क्या बताई गई, किस किस दृश्य के बारे में बताया और कौन सी रोमांच है, इसको जब हम समझेंगे तो जानेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। मोहन राकेश द्वारा चरित्र आखिरी चट्टान। कन्याकुमारी सुनहले सूर्योदय सूर्यास्त की भूमि। केप होटल के आगे बने बाथ टैंक की बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याही चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देख रहा था। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थी। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन जो है तीनों संगम स्थल सी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधिस्थ सी लग रही थी। हिंद महासागर की ऊंची लहरें मेरे आसपास की चट्टानों से टकरा रही थी। ठीक है, इसमें दोस्तों इसमें बताने की कोशिश किया है, ठीक है, मोहन जो है राकेश जी ने, कि वो किसी होटल में ठहरे हुए थे और वहाँ पर जो है कन्याकुमारी के मंदिर के पास ही सफ़ेद लकीर चमक रही थी। यानी अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी थी वह। ठीक है, और वहाँ पर चट्टान पे देख रहे थे जहाँ पर जो है स्वामी विवेकानंद जी ने समाधि लगाई थी। राइटर का भी दिल करता है कि वहाँ पर समाधि लगाया जाए और कहते हैं कि वहाँ पर स्वयं ही पहाड़ ने जैसे मानो समाधि ले लिया हो। कहते हैं उन चट्टान की अपनी एक इतिहास है, अपनी एक जो है लहरें वहाँ पर बिखेर रही है। आगे कहते हैं बल खाती लहरें मानो कि नुकीली चट्टानों से
काटती हुई आती थी, जिसमें अनेक रूप पर जो है चूड़ा बादलों की जालियां बन जाती थी। मैं देख रहा था कि अपनी पूरी चेतना से महसूस भी कर रहा था शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। तीनों तरफ से क्षैतिज तक पानी ही पानी था। फिर भी सामने के क्षैतिज हिंद महासागर की अपेक्षित अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ रहा था। लगता था कि उस और दूसरा छोर ही नहीं है। तीनों ओर से क्षैतिज को आँखों में समेटता मैं एक कुछ दूर भुला रहे कि मैं हूँ एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक। उस दृश्य के बीच मैं जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफ़ी घिर गई थी। मेरी पूरी शरीर सिहर सा गया था। मैं एक नज़र फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टान पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। यहाँ पर राइटर बताना चाहता है कि जब वो चट्टान पे गया और आगे बढ़ा तो वहाँ पर एक चट्टान थी जिस पे वो खड़ा हो गया। कहते हैं जब दृश्य वो देख रहा था, अचानक क्या हुआ, जिस चट्टान पे वो खड़ा था, ठीक है, उस पे क्या हुआ, चारों तरफ से पानी से भर गया। अब राइटर जो था काफ़ी हैरान था, चकित था कि आप क्या करें। फिर जाके वो क्या किया, दूसरे चट्टान पे अपने आप को छलांग मारा और अपने आप को सुरक्षित बचा पाया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो राइटर है आंखों देखी दृश्य का वर्णन करने की कोशिश कर रहा है और जो उसके साथ व्यतीत हो रहा है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं पश्चिमी क्षैतिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिम तट रेखा को एक मोड़ पर पीली रेत का एक ऊंचा टीला नज़र आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूं, क्योंकि कवि को जो है सूर्यास्त इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि कहते हैं कि जो भी कोई सैलानी कहीं दूर जाते हैं तो वहाँ के दृश्य देख के आनंदित होते हैं, क्योंकि सूर्य की जो आभा होती है एक जो होती है बहुत बड़ी थाली की तरह दिखती है और बहुत लालिमा दिखती है। तो ऐसे दृश्य जो होते हैं कहीं कहीं बनते हैं। तो राइटर को ये लगा कि मुझे जाना चाहिए और सूर्य अस्त हो रही है उसको बहुत ही नज़दीकी से देखने की चाहत थी लेखक को। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी, ठीक है। ये कहते हैं राइटर की वहाँ पर जिस तरफ वो राइटर जाने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर बहुत से यात्री जो थे स्वयं जाए जा रहे थे। हम लोग टीले पर पहुँच गए। यह वह सैंडल हिल थी जिसकी चर्चा मैं बहुत पहुँचाने के बाद से ही सुन रखा था, यानी वहाँ पहुँचने से पहले ही उसने उस टीले के बारे में सुन रखा था। जो सैंडल हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 नवयुवती, 6-7 नवयुवक, 2-3 गांधी टोपी वाले व्यक्ति। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे उन्हें सूर्यास्त के समय की काफ़ी पिला रहे थे। उन लोगों को वहाँ होने से जो है सैंड हिल बहुत ही रंगीन हो उठी थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्हें विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। हवा समुद्र की तरफ से और उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। मिशनरीज युवतियां वहां आकर थाकी सी एक तरफ बैठ गई। उस पूरे जो है कैनवस में एक तरफ छिटके हुए कुछ बूंदी की तरह उसमें कुछ दूर तक एक रंगहीन बिंदु। मैं ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। कहते हैं सैंडल हिल्स से सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार के ओट में लिए था। सूर्य से पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर में सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घिसाटता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि उसे आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए। टांगें थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता था कि शायद अब एक ही टीला और है। उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षैतिज का खुला विस्तार अवश्य नज़र आ जाएगा और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वहां खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। वहां से दूर तक एक रेत की लंबी ढलान थी जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। सूर्य तब पानी से थोड़ी ही ऊपर था। अपने प्रयत्नों की सततता संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो।
देखिए यहाँ पर राइटर ने एक अनुभूति प्रस्तुत किया है। इसमें बताने का राइटर ने कोशिश किया है कि जब एक चट्टान पे वो जाया करता था तो वो चट्टान जो थी आगे दूसरी चट्टान में कन्वर्ट हो रही थी, जो उसको काफ़ी ललायित करता था कि आगे क्या है। कहते हैं कि यहाँ पर सैंडल हिल की जो चट्टान थी उसके बारे में राइटर ने बताया है कि उसको देखने के लिए, सूर्य अस्त वहाँ पर देखने के लिए बहुत से लोग जो थे वहाँ पर आ रखे थे। और कहते हैं वहाँ बहुत से नवयुवती थे, युवक थे, सारे के सारे दृश्य देख रहे थे। कहते हैं जो हवाएं चल रही थी, युवतियां के जो कपड़े थे वो लहराए जा रहे थे। ये सब दृश्य जो थी एक अलग सा आभा प्रस्तुत कर रही थी। उसके पश्चात राइटर ने आगे बढ़ा और देखा, अगले टीले पे गया। कहता है राइटर यहाँ पर बहुत थक चुका था, लेकिन कहते हैं ना कि मन नहीं थकता है। आगे के देखने की जो लालसा होती है इंसानों को थकावट को भी भुलाना पड़ जाता है। तो राइटर के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। वो सारे दृश्य को देखने के लिए अपनी थकावट को भी अपने से परे मारे जा रहा था। और वो आखिरी चट्टान पे पहुंच गया तो देखा कि वहाँ पर चारों तरफ जो है समुद्र और रेगिस्तान के भरी हुई रेत ही रेत दिख रही है। तब जाके वो काफ़ी उत्साहित हुआ। वो जब टीला पे पहुंचा तो सबसे सोच रहा था कि मैं सबसे बड़ी चोटी पे पहुंचने वाला शायद मैं पहला व्यक्ति हूं, और अपने आप को वो गर्व महसूस किए जा रहा था। कहते हैं पीछे दाएं तरफ दूर दूर तक हटकर नारियलों को जो झुरमुट नज़र आ रहे थे। गुंजती हुई तेज हवा से उसकी टहनियाँ ऊपर उठ रही थी। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत ही रूखी, विहर और वीरान लग रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहरी किरणों से पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया गया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहाँ जो है उड़ेला गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा। लगा जैसे रेत का जो है कुबारापन पहली बार उन निशानों से टूटा हो। इसे मन में एक सिरन सी भी हुई, हल्की उदासी भी घिर आई। सूर्य का गोला पानी की तरफ से छू गया था। पानी पर दूर तक सोना ही सोना धुल गया आया, पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव सा था। सूर्य के गोले जैसे एक बेबसी में था। कहते पानी के लब में डूबा जा रहा था। धीरे धीरे पूरा डूब गया और कुछ क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे जो है बेजनी के काला पड़ गया। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। नारियलों की टहनी उसी तरह हवा में ऊपर उठ रही थी। हवा उसी तरह जो है गूंज रही थी, पर पूरे दृश्य पर स्याही फैल गई थी, यानी सूर्य अस्त होने का जो है आभा चारों तरफ दिखने लग गया था। एक दूसरे से दूर खड़े जो झुरमुट स्याही फर्क जैसे लगातार जो है सिर छूने रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठा खड़ा हुआ और मुट्ठियाँ खींचता खोलता कभी उस तरफ और कभी देखते रहा समुद्र की ओर। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहाँ से लौटकर भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कपकपी सी भर गई। दूर सैंड हिल की तरफ देखा। वहाँ स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग जो थे हिलते नज़र आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों की अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। मेरे और उन रंगों के बीच स्याह पड़ती रेत के जो कितने ही टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। इसलिए सोचा कि बेहतर है कि नीचे समुद्र तट पर उतर जाए। तट का रास्ता निश्चित रूप से कैंप होटल के सामने तक ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैंने रेत पर बैठकर नीचे की तरफ फिसल गया। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भुला रहा। कारण था तट की रेत। यूँ पहले ही समुद्र तट पर कई रंगों की रेत देखी थी, जो है सुरमई, खाकी, पीली और लाल, मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कहीं नहीं देखी। रेत में नहीं देखी होगी। कितने ही अनाम रंग थे। वे एक इंच पर एक दूसरे से अलग और एक रंग कई रंगों की झलक लिए हुए थे। काली घटा धनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों को जितनी तरह से अलग अलग शिमरन पाए जा सकते थे वे सब यहाँ थे, और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग
अलग रंगों की रेत के हाथों में लेकर देखा और मसल कर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें मैंने पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेस अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था। यह सोचकर फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहाँ से आगे चल दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइटर ने साफ शब्दों में कहने की कोशिश किया है कि जब उस लास्ट टीले पे वो पहुँच गया तब काफ़ी उसका जो है मन जो थी काफ़ी खुश हो रखी थी। लेकिन कुछ क्षण के पश्चात ही जब सूर्य अस्त हो रहा था तो उसकी लालिमा देख देख के वो हर्षायित हो रहा था और वो बहुत काफ़ी आनंदित हुआ। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब उसको एक बात समझ में आई कि अब अंधेरा होने लगा है, अब वो जाए कैसे। फिर उसकी जो विडंबना है वो काफ़ी गहरी हो गई, क्योंकि रेत में जाने का मतलब था जो है भटक जाना। तब वो जाके उसने समुद्र रास्ते को चुना। लेकिन जैसे समुद्र रास्ते पे गया, देखा उसने कि ऐसे रंग बिरंगे वहाँ पर रेत पड़ी हुई है मानो उसने कभी लाइफ में देखी नहीं हो। उसका विचार था कि उस बढ़ते हुए रंग और जो अलग अलग प्रकार के रेत हैं उनको कुछ न कुछ अंश अपने साथ लेके जाएं। लेकिन वो जाता भी तो कैसे, क्योंकि कोई वस्तु उसके पास थी नहीं। लेकिन फिर भी उसका मन जो था उदास हो गया और एक बात उसने निश्चय किया कि हो सकता है फिर दोबारा मैं यहाँ पर आऊँ और रेत के जो कण हैं अपने साथ ले जाऊँ। आगे कहते हैं, समुद्र में पानी बढ़ रहा था। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगोई गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह सा पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते जाने की कोशिश करना भी बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। 2-1 और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट आई। मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर उसे टकरा गया मैं। बाहों पर हल्की खरोंच आ गई, पर ज़्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक नीचे चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर इस समय पानी की तरफ पाँव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टानों को नोकों पर जो है पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वो अधिक सुरक्षित होगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। कितने ही लोग वहाँ टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहाँ से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपनी आप काफ़ी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। रात कैंप होटल का लॉन, अंधेरे में हिंद महासागर काटती हुई स्याह लकीर, एक पौधे की टहनियाँ नीचे, सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी, दक्षिण पूर्व के 36 में एक जहाज़ की मदद सी रोशनी, सूर्य उदय। हम 8 आदमी विवेकानंद चट्टान पर बैठे थे। चट्टान से 100-125 गज आगे समुद्र के बीच जाकर है, वहाँ जहाँ बंगाल खाड़ी की जो है भौगोलिक सीमा समाप्त होती है। मेरे अलावा 3 कन्याकुमारी के बेकार नवयुवक थे, जिनमें से एक ग्रेजुएट था, 4 मलाह थे और एक छोटी सी मछुआ नाव में हमें वहाँ लाए थे। नाव क्या थी, रबड़ पेड़ के 3 तने के साथ जोड़ लिया गया था बस। नीचे की नुकीली चट्टानें और ऊपर की ऊंची लहरें से बचते हुए मल्लाह नाव के उस तरफ ला रहे थे, तो मैंने आसमान की तरफ देखते हुए उतनी ही देर अपनी चेतना को स्थगित रखने की चेष्टा भी की थी। अपने अंदर के डर को जो है दिखावटी उदासीनता से ढके रहना चाह रहा था, पर जब चट्टान पर पहुंचा तो डर मेरी टांगों में उतर गया, क्योंकि वहां बैठे हुए भी हल्के हल्के कांप रही थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइटर बताता है कि जब वहाँ पर जब वो पानी में उतरा था, जब समुद्र के नीचे गया था रास्ता अपने जो है कैंप तक पहुँचने के लिए, तो कहते हैं कि पानी जो था धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कहा जाता है कि समुद्र के किनारे जाना खतरा से खाली नहीं होता है। क्योंकि समुद्र की जो लहरें होती है कभी कभी काफ़ी
काफ़ी ऊंचाई तक आ जाती है। तो राइटर को इस बात की एहसास थी और वो पानी धीरे धीरे जो था उस पर आ गया। फिर भी राइटर ने जो बहुत कोशिश करके चट्टान पे गया और लेकिन देखा कि अचानक चट्टान जो थी पानी से बढ़ गई थी। लेकिन तब उसको जाके अच्छा महसूस हुआ जब उसने देखा कि उसके नीचे जो है एक रास्ता बनी हुई है और वहाँ पर बहुत से लोग जो है सैर सपाटा कर रहे हैं। उसके पश्चात वो विवेकानंद जो गया वहाँ पर उसने सुबह हुआ और सुबह होने पर अपने 4 साथियों के साथ बैठा हुआ था, ठीक है। लेकिन कहता है कि जो वहाँ पर एक नाव पड़ी थी वो किसी भी आम चीज़ों से बनाई गई थी नाव थी। आगे लेखक कहता है कि ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 जो है शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियाँ देना और बैठकर आस-पास में बहस करना। वह खुद वहाँ फ़ोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह से जो छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का जो है गुद्दा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वह कह रहा था इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। देखिए दोस्तों, ये बात जो यहाँ पर राइटर को बताया जा रहा था वो सबसे बड़ा विडंबना है। कहते हैं हमारे देश में लोग ग्रेजुएट हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके पास काम धंधा नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, छोटे मोटे कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए वो तो महान है क्योंकि छोटे मोटे कार्य करना भी उनको आता है, लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं बिल्ला बैठ के गलत कामों गलत रास्तों पे चले जाते हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को ग्रेजुएट होने के पश्चात भी उनको अगर बैठना पड़े तो हमें तो अब सरकार को ही इसका दोषी मानना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार उनके लिए नौकरियां निकालती है तभी जाके वो आगे बढ़ेंगी। कहते हैं ऐसे युवकों को हमें बिल्ला नहीं बैठाना चाहिए, उनके लिए कोई ना कोई काम सुचारू रूप से करने के लिए हमें बाध्य भी करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं नौजवान अगर बैठ जाएंगे घर में तो देश को जो है सुरक्षा कौन करेगा, देश की रखवाली कौन करेगा और देश की उन्नति के ऊपर कौन चलेगा। आगे कहते हैं पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे दीपों की तरह समुद्र में बिखरी से आई चट्टानों की ओर से सूर्य उदित हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य के अर्घ्य देने के लिए एकत्र थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस थे, इसलिए सरकारी मेहमानों को जो है वहाँ के व्यक्ति जो है चाय पिला रहे थे। 2 स्थानीय नवयुवती उन्हें अपनी टोकरियों से शंख मालाएँ दिखा रही थी। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोल तोल और अपने बाइक्यूज से सूर्य दर्शन। मेरा साथी अब मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से जो है कडल काक हमारे आसपास तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता, इस दोनों से वे लगा। यानी इसमें जो है राइटर ने बताया है कि वहाँ के लोग जो हैं बहुत ही बेकारी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहाँ पर सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक दृश्य जो होती है सबके लिए मनमोहक होती है और ऐसे प्राकृतिक दृश्य जो होता है मन खुश होता है और आनंदित होता है। लेकिन कुछ चीज़ों को देख के हम उदास भी होते हैं, क्योंकि हम पहाड़ी क्षेत्रों में तो जाते हैं यात्रा करने के लिए, घूमने और सैर सपाटा करने के लिए, लेकिन वहाँ पर हम गंदगी भी बहुत फैलाते हैं जिसके वजह से हमारा वातावरण दूषित होती है। कहते हैं अगर आप ऐसे जगहों पर जाते हो तो हर बातों को ध्यान रखो और उनकी जो अच्छाइयों गुण हैं उनको देखो, क्योंकि कहते हैं ऐसे आपको जीने का एक नया रास्ता मिलेगा और जीने का जो है आनंद मिलेगा। क्योंकि ऐसे चीज़ों से हमें एक हौसला मिलती है और ऐसे चीज़ों से हमें एक अच्छा प्रेरणा मिलती है जो हमें जीवन जीने के लिए सुचारू रूप चलने के लिए हमें बाध्य भी करती है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है।
साथ में बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।